हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल चंदन सर कानपुर। फ्रेंड्स, आज से हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू होने जा रही है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी जानते हैं कि आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जीएस के पोर्शन में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी वो आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे, जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन, उनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होंगे वो आपके किस फॉर्म में होंगे? एमसीक्यूज के फॉर्म में। और क्वेश्चन के साथ जो भी उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी आपको साथ साथ बताए जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में पढ़ें भारत नामक 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत किसने की है? ठीक है, तो ये जो अभियान है, क्या नाम है इसका? पढ़ें भारत। ठीक है, और ये कितने दिवसीय है, यानी कि कितने दिन के लिए शुरू किया जा रहा है? 100 दिन के लिए। तो इस अभियान की शुरुआत जो है वो किसने की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला है प्रकाश जावड़ेकर, दूसरा है धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा है अश्विनी वैष्णव, चौथा है नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान। अब धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो ये कौन है? ये वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ये कौन है? वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से याद कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं और आप ये जो अभियान देख रहे हैं ये भी किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, इसलिए इसकी शुरुआत किसने की है? धर्मेंद्र प्रधान ने। क्लियर है? चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। दिया है यह अभियान 1 जनवरी 2022 से, जो इसकी डेट दी गई है वो कब से स्टार्ट है? 1 जनवरी 2022 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक। ठीक है, यानी कि ये जो अभियान है वो कब से कब तक चलेगा? 1 जनवरी 2022 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। आपको ये जो डेट है याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पढ़े भारत अभियान कब से कब तक चलाया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2022 से लेकर के 10 अप्रैल 2022 तक। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये जो है कितने दिन के लिए हो जाएगा? 100 दिनों तक के लिए अभियान ये चलाया जा रहा है। दिया है आगे, यह अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के तहत शुरू किया गया है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, केंद्र सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत की थी, यानी कि जो 2020 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की थी, उसके तहत इस अभियान को क्या किया जा रहा है? शुरू किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में श्रीलंका को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2021 किसने जीता है? ठीक है, तो हमसे पूछा गया है अंडर 19 एशिया कप 2021 की जो विजेता टीम है उसका नाम बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत व ब्रिटेन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस एशिया कप के सेमीफाइनल की। तो सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया था, यानी कि बांग्लादेश को किसने हराया था? भारत ने। और पाकिस्तान को किसने हराया था? श्रीलंका ने। तो फाइनल में पहुंचने वाली ये 2 टीम थी, कौन कौन सी? भारत और श्रीलंका। और यहाँ पर बोला गया है श्रीलंका को हराकर, तो सीधी सी बात है जो विजेता टीम है वो क्या होगी? भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। दिया है भारत ने यह खिताब अब तक कुल 8 बार हासिल किया है, यानी कि ये जो एशिया कप है इंडिया ने अभी तक टोटल जो इसको जीता है वो कितनी बार जीता है? 8 बार। 2021 वाला जो जीता है वो कौन से नंबर का था? आपका 8वें नंबर का। किसका? भारत का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अंडर 19 एशिया कप भारत ने अभी तक कितने बार जीते हैं? 8 बार जीते हैं।
और आगे दिया गया है यह फाइनल दुबई में खेला गया था, यानी कि इस जो ये जो गेम हुआ था इसके फाइनल है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, दुबई में। दुबई जो कि आपका कहाँ पड़ता है, यूएई, यूएई कंट्री, यूनाइटेड अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर है दुबई, जहां पर इसका ये फाइनल आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में डीआरडीओ ने अपना 1 जनवरी 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ ने अपना 1 जनवरी 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4, 61वां, 62वां, 63वां, 64वां। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 64वां स्थापना दिवस मनाया है डीआरडीओ ने, कब, 2022 में। ठीक है, अब देख लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ जिसका पूरा नाम क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या होगी, डीआरडीओ की फुल फॉर्म हो गई। और बात कर लेते हैं डीआरडीओ की स्थापना की, तो जो डीआरडीओ की स्थापना है वो कब की गई थी, 1 जनवरी सन 1958 को। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, किस ईयर में की गई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1958 या 1958 में। ठीक है, अब 1958 में की गई थी, तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो 2022 में जो डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया वो कौन सा मनाया होगा, 64वां। ठीक है, काउंटिंग करेंगे इतने ईयर्स हो जाएंगे, यानी कि डीआरडीओ को स्थापित हुए 64 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष, यानी कि जो हेड है प्रेजेंट में, उनका नाम क्या है। तो डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है इनका, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, और अगर हम बात करें डीआरडीओ के मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर की, तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, तो डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर स्थित हो जाएगा, नई दिल्ली। क्लियर है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको आप विशेष कर से देख लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई है। ठीक है, क्वेश्चन पे आपको गौर करना है, सबसे लंबी जो है वो हमसे पूछी गई है क्या, मेट्रो लाइन, सबसे लंबी मेट्रो लाइन की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई है। 4 ऑप्शन दिए हैं, भारत, जर्मनी, जापान, चाइना। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि चाइना। दुनिया की सबसे लंबी रेल की मेट्रो लाइन की शुरुआत करने वाला देश कौन सा हो जाएगा आपका, चीन। ठीक है, और ये जो है चीन के दिया है क्या, यह मेट्रो लाइन चीन के संघाई शहर में शुरू की गई है। पूछा जाए आपसे चीन की किस शहर में शुरू की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, संघाई में। और इसकी जो कुल लंबाई है सबसे लंबी है, तो इसकी लंबाई भी जानना जरूरी है, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 831 किलोमीटर। ये दोनों ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है हमसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूपी उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जाएगी। ठीक है, आधारशिला रखी जाएगी यूपी के किस शहर में, और जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जाएगी। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाराणसी, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर। चारों ऑप्शन जो है वो आपके यूपी के ही शहर हैं। ठीक है, ये चारों ही जो सिटी है वो आपके उत्तर प्रदेश राज्य के ही हैं। ठीक है, अब इनमें हमें बताना है कि जो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो आपकी कहाँ पर इसकी आधारशिला रखी जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरठ। मेरठ, मेरठ को अगर हम बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड ये खेल की सामग्री के लिए काफी ज्यादा फेमस है। किसके लिए फेमस है मेरठ, खेल की सामग्री। तो इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से याद कर लेंगे। अब बात हो रही है किसकी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की। स्पोर्ट्स यानी कि ये क्या है, खेल, खेल यूनिवर्सिटी है। तो खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है,
और जो इसकी स्थापना की जा रही है कहाँ पे की जा रही है, मेरठ में। और मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है, खेल की सामग्री के लिए। तो इसलिए हम इसको आसानी से याद कर सकेंगे कि मेरठ जो है वो आपकी खेल की सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर स्पोर्ट्स, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला भी रखी जा रही है। क्लियर है? आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और तथ्य दिया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में अनुमानित लागत लगभग 700 करोड़ रुपए है। ठीक है, यानी कि इसकी स्थापना में जो लागत है वो कितनी अभी बताई जा रही है, 700 करोड़ रुपए। ठीक है, और यह मेरठ के सरधना कस्बे की सलावा और कैली, मेरठ के पास जो कस्बा है सरधना, उसके पास ये जो दोनों गांव हैं, कौन से, सलावा और कैली, यहाँ पे इन गांव में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इन गांव के नामों को आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी जीके के लिए स्पेशली। ठीक है, तो गांव के नाम क्या है, सलावा और कैली। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार भारत में 2021 में, ठीक है, किस सन की बात हो रही है, 2021, यानी कि लास्ट ईयर में पूछा गया है कुल कितने बाघों की मौत हुई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 126, 130, 120, 115। तो ये जो रिपोर्ट है किसके अनुसार बताई जा रही है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार, और किस ईयर की है, 2021 की। हमसे पूछा गया है कि 2021 में जो पूरे साल में कितने बाघों की मौत हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 126। एक साल के अंदर इतने बाघों की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है किसके अनुसार है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एनटीसीए ये क्या है आपका, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसका ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा क्या, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, या इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है। ठीक है, टोटल जो मौत हुई है बाघों की 2021 में वो कितनी है, 126। और 126 में भी सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में बाघों की मौत हुई है, तो वो आपका हो जाएगा आंसर क्या, मध्य प्रदेश। और क्यों हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। मतलब बात की जाए भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें बाघों की संख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो आपका एमपी। और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो है बाघों की संख्या यहाँ पर एमपी में थी अभी तक 526। ठीक है, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है ये आंकड़ा, जो एमपी में बाघों की संख्या कितनी थी, 526। और एनटीसीए के अनुसार जो है अभी जो बताया गया है एमपी में 2021 में, सिर्फ एमपी में, ये एमपी की बात हो रही है, ये जो राज्य है एमपी के बाघों की मौत की संख्या दी गई है कितनी है, 44। ठीक है, अब बात कर ले एनटीसीए की स्थापना। एनटीसीए की स्थापना कब की गई थी, दिसंबर 2005 में। ठीक है, एनटीसीए की स्थापना जो है वो कब की गई थी, दिसंबर 2005 में। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा एनटीसीए की स्थापना, तो आप क्या आंसर बताएंगे, दिसंबर 2005। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक है, यूपी के शहर की बात हो रही है और स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ऑप्शन आपके 4 हैं, सोनभद्र, महोबा, झांसी, बुलंदशहर। ये चारों ऑप्शन भी किसके हैं, यूपी राज्य के ही शहर हैं ये। ठीक है, तो इनमें से ये तो काफी आसान हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन। सभी को पता है कि जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वो कहाँ की रानी थी, झांसी की रानी थी। तो इसीलिए झांसी जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई
रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किस स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया है? आपका झांसी रेलवे स्टेशन का। क्लियर है? और अभी कुछ टाइम पहले ही आपका यूपी के और दो जो जिले हैं उनके रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया था। जैसे मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, जो ये नाम जो चेंज किया गया था ये 2017 की बात है, और यूपी का शहर है इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें फैजाबाद रेलवे स्टेशन की, तो फैजाबाद रेलवे स्टेशन अभी लेटेस्ट कुछ टाइम पहले ही चेंज किया गया है इसको, 2021 में ही है ये, नवंबर 2021 में इसका नाम चेंज किया गया था। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अयोध्या कैंट। क्लियर है? तो फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज होकर के क्या हो गया? अयोध्या कैंट। और मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज होकर के क्या हो गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, हाल ही में ब्रिक्स बैंक एनडीबी, जो ब्रिक्स बैंक है एनडीबी में शामिल होने वाला नया देश कौन सा है? ब्रिक्स बैंक जो है ये एनडीबी को कहा गया है क्योंकि जो ब्रिक्स समूह है, जो ब्रिक्स समूह है उसका ये बैंक है एनडीबी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एनडीबी। ये क्या है? ब्रिक्स देशों का बैंक है एनडीबी, इसीलिए इसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। तो इसमें शामिल होने वाला अभी हाल ही में जो नया देश शामिल हुआ है उसका नाम हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, मिस्र, भूटान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। एनडीबी के बारे में देखेंगे। एनडीबी जिसका फुल फॉर्म क्या दिया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और ये जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक है। ब्रिक्स कंट्रीज जो है आपका, जो अभी मैंने आपको बताया था, बी से क्या है आपका? ब्राजील, और आर से आपका हो जाएगा रशिया यानी कि रूस, आई से हो जाएगा इंडिया, और सी से हो जाएगा चाइना, और एस से हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। तो ये 5 जो कंट्रीज हैं इनको मिलाकर के क्या बोला जाता है? इसको ब्रिक्स कंट्रीज बोला जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी जो बैंक है इसका नाम क्या है? एनडीबी। और एनडीबी के जो सदस्य देश हैं उनका नाम क्या क्या है? ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ये तो जो ब्रिक्स नाम जिस पे पड़ा है वही देश है। इसके अलावा जो एनडीबी में शामिल जो सदस्य हैं उनका नाम क्या क्या है? उरुग्वे, यूएई, बांग्लादेश और आपका मिस्र। ठीक है, मिस्र जो कि अभी हाल ही में जोड़ा गया है, लेटेस्ट है कंट्री। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनडीबी की स्थापना। एनडीबी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 15 जुलाई सन 2014 को। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनडीबी की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को। ठीक है, और अगर हम बात करें एनडीबी के मुख्यालय, एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा संघाई में। ठीक है, जो कि चीन का शहर है। अभी हमने पढ़ा था जहाँ पे अभी हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो शंघाई में क्या है? एनडीबी का मुख्यालय। अगर अभी हम बात करें एनडीबी के हेड की, तो वर्तमान में जो एनडीबी के अध्यक्ष हैं या महानिदेशक बोलेंगे या हेड भी हम इनको बोल सकते हैं, तो उनका नाम है के वी कामत। तो फ्रेंड्स इनका नाम क्या हो जाएगा? के वी कामत, जो कि कौन है? एनडीबी के महानिदेशक। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च
इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसके नाम पर है ये? कल्पना चावला के नाम पर। और किस यूनिवर्सिटी में उद्घाटन किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। हमसे ये पूछा गया है कि ये उद्घाटन किसने किया है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह। क्लियर है? तो राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। दिया है, इसके साथ ही उन्होंने तीनों सेनाओं कौन कौन सी हैं? थल सेना, नौसेना और वायुसेना के रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की एक छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की है। ठीक है, यहाँ पे बात की गई उन्होंने, तो यहाँ पे जो उन्होंने किसके लिए बात की जा रही है? राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने जब इसका उद्घाटन किया है तो इसके साथ ही इन्होंने एक और जो है योजना भी शुरू की है। किन के लिए? तीनों सेनाओं के जो रक्षा कर्मी होते हैं उनके बच्चों के लिए। ठीक है, उनके बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है जो कि कितने रुपए की है? 10 करोड़ रुपए की। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इन्होंने इसी उद्घाटन के अवसर पर इसी योजना की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जितेंद्र सिन्हा, राजीव कुमार, श्रीजी अशोक कुमार और इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीजी अशोक कुमार। ठीक है, इनको क्या नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ये क्या है? देखो दिया है, इस मिशन को नमामि गंगे परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है इसका जो दूसरा नाम है इसको और किस नाम से जानते हैं? नमामि गंगे परियोजना। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? गंगा नदी में जो प्रदूषण है उसको कम करना। ठीक है, जो गंगा नदी इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है उसको उसको उसकी सफाई के लिए इस परियोजना को लॉन्च किया गया था। और इस परियोजना को कब शुरुआत की गई थी इसकी? तो इसकी शुरुआत की गई थी जुलाई 2014 से। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में एक दो बार कि नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस ईयर में की गई थी, तो आपको याद रखना है जुलाई 2014 में। ठीक है, तो ये थे आपके आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है इसको ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।